हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी मौसम बहुत चेंज हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, तो आप डेंगू से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि इसमें आपके 10-15 दिन खराब हो सकते हैं। तो आज हमारा क्यूबिट चैलेंज का डे 32 है और हमारे टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें मैच दिया हुआ है, एक साइड सिटी दी हुई है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री दी हुई है कि कौन सी सिटी है वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। पहला है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट यूएसए में है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ए को हम मैच करवा देंगे 4 से, तो हमारे दो ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है हवाना। हवाना ये क्यूबा की सिटी है और ये सिगार के लिए फेमस है। बी को मैच करवाएंगे 2 से, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाता है। तीसरा है वेनिस। वेनिस इटली की एक सिटी है और ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, तो हम सी को मैच करवाएंगे 3 से। ये 3 से मैच हो गया है। फिर बचा है मोनिच, ये जर्मनी में है और ये लेंस कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। हमें गलत मैच बताना है कि इनमें से कौन सा मैच है वो गलत है। देखो, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हमें सिटीज के नाम दिए हुए हैं, इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है, तो आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी इसमें आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेलिंगटन। वेलिंगटन कहां पर है? न्यूजीलैंड में। कहाँ की सिटी है ये? न्यूजीलैंड की। किसके लिए जानी जाती है? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये एकदम सही मैच है। दूसरा है बेलफास्ट, ये शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है और ये है कहां पर? नदन आयरलैंड में। कहां पर है ये? नदन आयरलैंड। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको यूके भी मिल सकता है, क्योंकि नदन आइलैंड है वो यूके का पार्ट है। तीसरा है कीव। कीव जो है ये यूक्रेन की एक सिटी है और ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। और यहां पर हमें मैच में दिया हुआ है आयरन एंड स्टील, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि रोंग मैच पूछा गया है। फिर है लेओन्स, ये फ्रांस में है और ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ऐसे ही नगोया, ये जापान में एक सिटी है, ये भी टेक्सटाइल के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रीजन दिए हुए हैं और कंट्री दी हुई है। हमें बताना है कि कौन सा मैच है वो करेक्ट है। पहला है, सॉरी, नोट करेक्ट पूछा है, नोट करेक्टली मैच्ड। इंडस्ट्रियल रीजन कंट्री, क्वांटा प्लेन ये जापान में है, ये सही मैच है। कहां पर है ये? जापान में। दूसरा है लॉरेंस शार एरिया, ये यहां पर इटली में दिया हुआ है, ये कहां है? जर्मनी में। किनकी रीजन? जापान में है। एप्लेशियन है, नॉर्थ अमेरिका में है। अब जैसे ये किनकी है, ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कॉटन इंडस्ट्री के लिए। एप्लेशियन किसके लिए जाना जाता है? आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता है। एप्लेशियन रीजन में ही एक सिटी है पिट्सबर्ग। कौन सी सिटी है? पिट्सबर्ग। इसको आयरन एंड स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी ही एक सिटी है रशिया में जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पिट्सबर्ग कहां पर है? यूएसए में, एप्लेशियन रीजन में है, और सेंट पीटर्सबर्ग है वो है रशिया में।
एक आपके किसी भी क्वेश्चन में आप देखना क्लीवलैंड दिया हुआ है, उसमें ब्रैकेट में रशिया दिया हुआ है, वो सही कर लेना, क्योंकि क्लीवलैंड जो है वो यूएसए में है, वो मिस प्रिंटिंग है, आप उसको सही कर लेना। क्लीवलैंड यूएसए में है। इस पेपर में एक्सप्लेनेशन में जहां कहीं भी क्लीवलैंड के ब्रैकेट में रशिया दिया हुआ है वो काट के यूएसए कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंडस्ट्रियल रीजन दिए हुए हैं और कंट्री दी हुई है। देखो इसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल रीजन है वो हमें याद करने पड़ेंगे। दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक तो कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन कहां पर है, और दूसरा पूछता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कभी मैच करवा लेगा, कभी इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा इनमें से शामिल है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन है नगोया रीजन, जापान। ये अभी अभी हमने देखा था कि नगोया जापान में है और ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। दूसरा है साउथ वेल्स रीजन, इंग्लैंड। ये भी सही मैच है आयरन एंड स्टील के लिए। ग्रेट लेक्स रीजन, ये इटली दिया हुआ है, ये गलत मैच है। ग्रेट लेक्स रीजन कहाँ है, यूएसए में। 5 जो ग्रेट लेक्स हैं, 5 वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सुपीरियर, सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, ईरी और ऑन्टेरियो, ये हम ऑलरेडी पीछे वाली क्लास में देख चुके हैं। एक है नदन क्यूशू रीजन, इसमें फ्रांस दिया हुआ है, तो ये रीजन कहां पर है, ये है जापान में। आपने क्यूशू द्वीप या क्यूशू आइलैंड भी पढ़ा होगा, तो कहां पर है, ये जापान में। तो ये दोनों मैच है, ये रोंग है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल मेजर सेंटर्स हैं, कंट्रीज दी हुई हैं। योकोहामा, ये जापान में है, सबसे आसान था ये मैच करना, योकोहामा जापान। ए को हम 4 से मैच करवाते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं डॉनस्टेक, ये यूक्रेन में है, काफी न्यूज में भी रहा है ये रशियन वॉर की वजह से। तो बी को हम मैच करवाएंगे 1 से, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी हमारा क्रॉस हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी 2 भी देख लेते हैं। वैंकूवर, ये कनाडा में है, और ब्रुसेल्स जर्मनी में है। ठीक है, तो ये इजी मैच था। अगला क्वेश्चन है द रीजन इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी अभी हमने देखा था कि अपलेशियन रीजन है, अपलेशियन रीजन जो है ये किसके लिए जाना जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसमें एक सिटी है पिट्सबर्ग, इसको आयरन एंड स्टील सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो यहां पर रीजन पूछा है तो रीजन आ जाएगा एप्लेशियन रीजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एरिया। नोट वाला पूछा है, नोट एन एरिया रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसमें यांगची वैली है, ये कहां पर है, चाइना में, ये आयरन एंड स्टील के लिए जानी जाती है। नागासाकी इवाटा रीजन है, ये जापान, ये वही हिरोशिमा नागासाकी वाला रीजन है। नागासाकी यावाटा रीजन जापान में है, ये भी आयरन के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन रीजन, ये अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यूएसए में, ये भी आयरन एंड स्टील सिटी के स्टील के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है पो वैली रीजन, ये इटली में है, पो नदी के आसपास वाला एरिया, यानी कि पो घाटी,
तो ये जो पो नदी है इटली की, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं और ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसका आंसर ये जो आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है, इसको क्रॉस करके 4 कर लेना। ये बाद में अपडेट किया था क्वेश्चन, तो आपके पीडीएफ में आई थिंक अभी भी 3 ही होगा, तो आप इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम इज फेमस फॉर। बर्मिंघम किसके लिए जाना जाता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है कहां पर, ये है यूके में। किसके लिए जाना जाता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। काफी बार पूछा हुआ भी है और पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना, बर्मिंघम यूके। अगला क्वेश्चन है, नगोया इंडस्ट्रियल रीजन, हम लास्ट के क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, कहां पर है ये? जापान में। किसके लिए जाना जाता है? विभिन्न प्रकार के वस्त्र उद्योगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रूर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द रूर इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन। रूर कहां पर है? जर्मनी में है। आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है टॉपिक। उसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमें बतानी है। एट प्रेजेंट इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें 3 जोन बनाए होते हैं, जैसे 1, 2 और 3, इस तरह से 3 जोन होते हैं। जो सबसे अंदर का जोन होता है इसको कोर बोलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज नहीं होती, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता। दूसरा होता है बफर जोन, इसमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे रिसर्च से रिलेटेड कोई काम हो रहा है या फिर स्टूडेंट की कोई एक्टिविटी है कि वो कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें कोई हेल्प चाहिए होती है, तो इस तरह की एक्टिविटीज बफर जोन में होती है। तीसरा है ट्रांजिशन जोन, इसमें टूरिज्म वगैरह की एक्टिविटीज है वो अलाउड रहती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट दी हुई है। देयर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिमार्केटेड इनटू 3 इंटर रिलेटेड जोन्स। अभी हमने देखा था 3 जोन है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। नोक्रेक सिक्किम से मैच करवा रखा है, अगस्ता मलाई केरला से, ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनको आपको याद करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोक्रेक है वो कहां पर है? मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि बाकी सारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, which is the correct sequence of the following bauxite producing states। कि बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है और उसके बाद सबसे कम, इनका सीक्वेंस बताना है कि गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हमें 4 स्टेट दिए हुए हैं, तो जो ओडिशा है उसमें बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग भारत का 50%। एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे तो 49% प्रोडक्शन है वो कहां होता है? उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गुजरात, पहला उड़ीसा है, फिर दूसरा है गुजरात। गुजरात में कितना होता है? 20 से
25%, ठीक है। एग्जैक्ट पूछे तो 23% आपको करना है। तीसरा, गुजरात के बाद झारखंड, झारखंड में लगभग 9% उत्पादन होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़, और अगर आपको महाराष्ट्र भी दिया है, क्योंकि दोनों में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, दोनों में 8% प्रोडक्शन होता है। अब हम देख लेंगे, पहले ये याद करना होगा कि फर्स्ट है ओडिशा, एक मिनट, ये पेन चला गया है। हाँ, तो फर्स्ट है ओडिशा, ओडिशा के बाद गुजरात, गुजरात के बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस कौन सा है? ओडिशा एक में ही फर्स्ट दिया हुआ है। अगर आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। इसका आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा पीछे चले गए हैं। ये उड़ीसा वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच रीजन इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ ब्राजील? ब्राजील की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? रियो दी जेनेरियो, रियो ग्रांडे दो सोल, लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन और शाओ पोलो रीजन। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की न तो ट्रिक्स होती हैं, न ही इसमें कोई कंसेप्ट है, बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट सारा इसी सिटी में है, साओ पोलो रीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज मीन बाय ओजोन होल? ओजोन होल क्या होता है, ये पूछा गया है। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनने से, सॉरी, नीसेंट ऑक्सीजन अगर हम 3 बार लेंगे तो उससे क्या बनेगा? O3, ठीक है। ये बनती कैसे है उस पे हमें नहीं जाना है, हम होल पे बात करेंगे कि ओजोन होल क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां कोई छेद हो गया। जब ओजोन को हम मेजर करते हैं तो इसकी एक इकाई होती है डॉब्सन। किसमें मेजर करते हैं? डॉब्सन में। नॉर्मली देखा गया है कि जो हमारी लेयर्स हैं, जैसे ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर, तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है, इसमें ओजोन की एक परत पाई जाती है जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। क्योंकि ओजोन जब ट्रोपोस्फियर में होती है तो ये एक पॉल्यूटेंट की तरह होती है, यानी एक प्रदूषक होती है, लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फियर में है तो ये हमारे लिए लाभदायक होती है। अब इसकी जो मोटाई है वो किस में नापी जाती है? डॉब्सन में। जनरली कितनी होती है? 220 डॉब्सन, डी से डिनोट करते हैं। जब कभी इस मोटाई की, यानी कि जैसे मान लो 220 है, ये घटकर 219 कहीं हो गई है, या 218 हो गई, 210 हो गई, तो ये परत की जो मोटाई है वो कम हो जाती है, उस जगह को हम ओजोन होल बोल देते हैं। एक्चुअली कोई ऐसे छेद नहीं होता है, ओजोन परत की मोटाई कम होना ही ओजोन होल है। किससे होती है ये? CFCs, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कुछ इसके ऐसे प्रदूषक हैं जो इसका मॉलिक्यूल, जैसे Cl है, Cl क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बना देगा, तो ये मॉलिक्यूल है, ये टूट जाएंगे और O3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन और नीसेंट ऑक्सीजन में हो जाएगी। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही दी हुई है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर में तो है ही नहीं, अभी हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फीयर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फीयर, हो सकता है यहाँ पे आपको स्ट्रेटोस्फीयर भी दिया हुआ होता, क्योंकि थिकनेस इंक्रीज नहीं होगी। डिप्लीशन का मतलब थिकनेस है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और कहां पर डिक्रीज हो रही है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो सही आंसर कौन सा है? 4। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, consider the following statement. The rain with pH value greater than 5.6 is called acid rain. अपोजिट दिया हुआ है, ग्रेटर देन नहीं, 5.6 सॉरी पीएच होगा, अगर 5.6 से कम पीएच होगा तब वो एसिडिक कहलाएगी। जो पीएच स्केल है ये 14 है, ये 0 और ये 7। जो 7 है ये न्यूट्रल है, जिसको हम उदासीन बोलते हैं। ये न एसिडिक है न बेसिक है, न अम्लीय है न क्षारीय है, कैसा है, उदासीन। फिर जैसे हम 7 से 14 की तरफ चले, यानी 7 से 14 चलेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, बेस या क्षार कहलाएंगे। और 7 से कम अगर होगी तो एसिड या फिर अम्ल कहलाएंगे। तो जब 5.6 से कम पीएच वाली रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो हमारे तीनों ऑप्शन कट गए हैं और एक आंसर बचा है ओनली सी। फिर भी हम स्टेटमेंट देखेंगे कि एसिड डिपोजिशन इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। कैसा हो सकता है एसिड डिपोजिशन होगा, जैसे हम ताजमहल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिर हम फसलों का एग्जाम्पल लेते हैं, वातावरण का एग्जाम्पल लेते हैं। जब एसिड रेन होती है तो उससे पत्तियां हैं फसलों की, पेड़ों की, वो क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती है। तो बेनिफिशियल तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स आर लीस्ट आउट ऑफ द सॉइल ड्यू टू एसिड रेन। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सरफेस पे हैं अर्थ के, जैसे ही बारिश होगी एसिड रेन होगी, उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स है वो परत के नीचे चले जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रीन हाउस गैसेज डू नॉट अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेज। कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंफ्रारेड रेज को अब्सॉर्ब नहीं करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यानी कि पूछा क्या है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाली बतानी है। दूसरा है मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2, CH4, N2O, CFCs एंड वाटर वेपर्स। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हम पढ़ते भी हैं, कौन कौन सी होती हैं, CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर्स हैं जिनको हिंदी में जलवाष्प बोलते हैं, ठीक है, N2O है। ये आपकी स्टेटमेंट में दी हुई है, ये याद भी रखनी है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये रोंग है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि कौन सी इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, which of the following included in the 8 major industrial corridor। हमारे भारत में 8 मेजर कॉरिडोर हैं इंडस्ट्रियल, उन 8 में से कुछ नाम हमें दिए हुए हैं। ये पूछा है कि इनमें से कौन से शामिल हैं या कौन से नहीं हैं। तो पहला तो यही क्वेश्चन है कि क्या हमें इनके बारे में पता है कि ये 8 कौन कौन से हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस में याद करवा देती हूं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, एक तो ये वाला रीजन है, ये मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आता है, ठीक है। दूसरा गुजरात रीजन है, ये भी क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरा आता है मुंबई, पुणे। चौथा है कोलम और त्रिवनंतपुरम।
फिर है बेंगलुरु और तमिलनाडु। छठा है विशाखापट्टनम और गुंटूर। ठीक है, उसके बाद सातवां है छोटा नागपुर और आठवां है हुगली। तो ये 8 जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा इन 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। आपको क्या करना है कि वेस्ट की साइड 4 और ईस्ट की तरफ भी 4। कौन कौन से? गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ गुजरात वाला, मुंबई, पुणे, कोलम, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, गुंटूर, छोटा नागपुर और हुगली। अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है क्या। कोलम, त्रिवेंद्रपुरम, हाँ अभी हमने देखा है ये तो शामिल है। मुंबई पुणे रीजन ये भी शामिल है और हुगली रीजन ये भी शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी एंड सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमें कुछ और चीजें भी देख लेनी है कि जो मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इनके साथ साथ कुछ स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हैं। 13 स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, जैसे अंबाला अमृतसर। ठीक है, दूसरा जयपुर अजमेर। ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान में भी एक स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कौन सा? जयपुर अजमेर। उसके बाद इंदौर, देवास, उज्जैन, ये भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। फिर है कोल्हापुर और सदर्न कन्नड़ कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर है नदन मालाबार, सेंट्रल मालाबार, ऐसे ही और भी काफी सारे हैं। 13 हैं टोटल। अगर मैं ये सारे 13 के 13 बताने लगूंगी तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें इंडस्ट्रियल वाला। तो ये जो 6 रीजन है, ऐसे ही जैसे मैं आपको बोलकर बता देती हूँ कि जैसे निजामपुर है, निजामाबाद है, विशाखापट्टनम वाला एरिया है, फिर हुगली वाला ये मुंगेर वाला एरिया है। तो ये वाले जो छोटे छोटे रीजन हैं 13 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो आपको देख लेने हैं। इसके साथ ही 15 आपके इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। उसमें राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है कोटा, बाकी जैसे कानपुर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, नागपुर है, जबलपुर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपके एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको अभी याद कर लेना, अदरवाइज एक अलग से भी क्लास में इसकी लूंगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में शामिल नहीं है। अभी देखो, अभी हमने देखा था कि नदन, ये नॉर्थ मालाबार और सेंट्रल मालाबार मैंने आपको बताया था, तो ये तो शामिल है। दूसरा, ये ब्रह्मपुत्र वैली है, ये भी शामिल है। ये जो जलपाईगुड़ी है, ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। क्या है ये? इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। ये स्मॉल जो इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है, तो ये ए ऑप्शन में नहीं होना चाहिए।
सॉरी नोट पूछा है तो ओनली ए आ जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रीजन एंड कंट्री दी हुई है। ओसाका कोब रीजन ये कहां पर है? ओसाका जापान, तो इसको जापान से मैच करवाएंगे। ए का मैच है 3 से, तो इसमें भी A3 है, इसमें भी A3 है, और ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। दूसरा है मंचूरिया रीजन, कहां पर है? डिश भी होती है मंचूरियन, ये चाइना में, तो बी का मैच करवाएंगे हम 1 से। इसमें भी B1 है, इसमें भी बी का मैच 1 है, यानी कि अभी भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। न्यूयॉर्क मिड अटलांटिक रीजन ये है यूएसए में, यानी सी का 3, तो ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। यहां पर देखो मिड अटलांटिक दिया हुआ है, तो ये कहां पर है? यूएसए में। एक रीजन है मिडलैंड रीजन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मिड अटलांटिक कहां है? यूएसए में, और मिडलैंड कहां है? यूके में। कहां पर है? यूके में, तो ये इसका आंसर था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, living organisms that are able to swim and move independently of currents at various depth of seas। देखो यहाँ पर अलग अलग अपने को वो दिए हुए हैं कि नेक्टोन्स होते हैं, बेंथोस होते हैं, प्लैंकटोन्स होते हैं, ये सारे समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब इसकी हाइट से हमें डेप्थ से कुछ नहीं लेना देना है, इसने पूछा है कि करंट के साथ इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और तैर सकते हैं। तो ये जो नेक्टोन्स हैं, ये भी ये जो बेंथोज है ये बॉटम में मिलते हैं, यानी जो तलहटी होती है समुद्र की वहां पर मिलते हैं बेंथोज, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। नेक्टोन्स जो हैं ये भी सरफेस के आसपास होते हैं और प्लैंकटोन्स भी सरफेस के पास ही रहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेक्टोन्स स्विम कर सकते हैं और ये स्विम नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये करंट्स के साथ इजीली मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, जबकि नेक्टोन से ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इंक्रीज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जैसे ये हमारी एक लीव है, पत्ती है, इसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे इस तरह के छिद्र होते हैं, जिनको हिंदी में रंध्र बोलते हैं और इंग्लिश में इनको स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो यहां पर ये पूछा गया है कि जो एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन होता क्या है कि जो पत्तियों में पानी होता है, ये स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स होती हैं इसमें इस तरह से, और ये पूरी ओपनिंग होती है, छिद्र। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या काम करती हैं? ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, और यहां से ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है इनसे एवोपरेशन भी होता है। तो एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स इंक्रीजेज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इन पे गिरेंगी तो ये एवोपरेशन को इंक्रीज करेंगी। तो 1 है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर इनर्ट, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। CFCs जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनर्ट, यानी कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे या तो 2 हैं या 8 हैं, तो ये क्या होते हैं? सबसे इनर्ट होते हैं, सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, ये सही है कि ये इनर्ट होते हैं, नॉन फ्लेमेबल यानी कि जलने अपने आप से जलते नहीं हैं, और नॉन टॉक्सिक यानी कि
विषाक्त भी नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement and select the correct statement using the codes given below. कोड्स दिए हुए हैं, हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इनमें से हमें आंसर चूज करना है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट। अभी अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चंस में कि डॉब्सन में मापा जाता है, तो ए एकदम करेक्ट है। दूसरा है द ओजोन होल फॉर्म्स ओवर अंटार्कटिका एवरी ईयर इन द लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकेम इफेक्टिव इन 1987। ये वाली स्टेटमेंट रोंग है। आपको लग रहा होगा रोंग क्यों है? ये 1987 में बना जरूर था, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? 1989 में इफेक्टिव हुआ। यहाँ पे इफेक्टिव ही पूछा है। फिर है ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट इज गेटिंग डिप्लीटेड। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर देने की वजह से ये गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ क्या आना था? स्ट्रेटोस्फियर। अगर यहाँ स्ट्रेटोस्फियर दिया हुआ होता फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाती, तो ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? ए एंड बी। ऐसा फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 24। द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। मोस्ट हार्मफुल, अब जैसे यूवी रेज है ए, बी और सी, सबसे ज्यादा हार्मफुल होती हैं ये सी होती हैं। इसका साइज है वो 2 नैनोमीटर से भी कम होता है। बी का 280 से 320 तक होता है और ए का 320 से 400 नैनोमीटर। तो साइज जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा हार्मफुल। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी होंगी? सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन 25। आयरन स्टील प्लांट और इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है कि कौन सा स्टील प्लांट कब इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1908, ये एकदम करेक्ट है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, देखो मैसूर दिया हुआ है ना, एम से बन रहा है मैसूर, इसको रोटेट कर लेना है इस तरह से, आपको याद आ जाएगा कि लास्ट में 3 है। तो ये 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, ये 1947 दिया हुआ है, ये 1937 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अभी पूछा क्या है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो ओनली वन, पहला ही ऐसा हमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। गलत बताना है हमें। क्या बताना है? गलत। गुजरात इज नोन बाय द निकनेम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। नहीं, गुजरात नहीं है, मुंबई को बोला जाता है। इसको बोला जाता है मुंबई को। अगला है कानपुर इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सही स्टेटमेंट है। कोयम्बटूर इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये भी सही स्टेटमेंट है। अहमदाबाद इज कॉल्ड बॉस्टन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हुई? ओनली वन। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, पहला ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है ओनली वन, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहां पर इस्टेब्लिश हुई थी या कहां स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी कुल्टी में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम, तो इसको याद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगला है रेलवे इंजन्स दिए हुए हैं और कौन से इंजन कहां पर बनते हैं उनकी लोकेशन दी हुई है, हमें मैच करवाना है। तो देखो इसमें ऐसे जब इंजन्स आते हैं तो यहाँ पर ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं। इसमें कोई एक आध की हम ऐसे ट्रिक बना के रख लेते हैं जिससे क्या हो जाए कि हमारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाए। अब जैसे लोकोमोटिव है, हम साइंस में भी पढ़ते हैं, लोकोमोटिव न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, लोकोमोशन पढ़ते हैं, तो यानी कि मोशन की बात करते हैं हम। लेकिन अगर हमारे घुटने ही जाम हो जाएंगे तो क्या हमारा मोशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसको जाम से याद रख लो या जम जाना से याद रख लो। अगर ये याद हो जाएगा तो फिर देखते मैच करके कि लोकोमोटिव जमशेदपुर, सी का 3 से मैच करवाना है। 2 ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए हैं, 2 ऑप्शन बचे, यानी कि 50-50% आपके चांस हो जाते हैं सही होने के। और कोई तरीका नहीं है, इनको याद ही रखना है। इलेक्ट्रिक इंजन हैं, भोपाल में बनते हैं। स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन चितरंजन में। अब ओनली इलेक्ट्रिक होता तो भोपाल हो जाता, स्टीम इंजन भी लिखा है तो ये चितरंजन में, और डीजल इंजन बनते हैं वाराणसी में। यानी कि सारे सही मैच दिए हुए हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिस्को, वेयर वाज टिस्को इस्टेब्लिश इन इंडिया। देखो आसान सा तरीका है, पहले टिस्को लिखना है, इस टी को जे बना देना है। कहां पर है ये? झारखंड में। इजीली आपको याद रह जाएगा टिस्को कहां पर है? झारखंड में। ऐसे ही बाल्को कहां पर है? दिल्ली में। बाल्को कहां है? दिल्ली में। हिंडाल्को कहां है? हिंडाल्को है मुंबई में। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला ही क्वेश्चन है कि वेयर इज नालको, नालको कहां पर है? ये है ओडिशा में। तो ये आपको 3-4 याद हो जाएंगे एक साथ ही। टिस्को झारखंड में, बाल्को न्यू दिल्ली में, हिंडाल्को मुंबई में और नालको ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। हमारा जो एनवायरमेंटल इश्यूज वाला टॉपिक है उसमें एक सब टॉपिक भी है डेजर्टिफिकेशन। राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन की समस्या है वो बहुत ज्यादा है। हमारे डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया हुआ है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो आपको देखना है। ये जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 1994 में एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी को हम क्या बोलते हैं? यूएनसीसीडी। ये ओनली ऐसी ट्रीटी है, वर्ल्ड की ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए इंप्लीमेंट हो रखी है और इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है। अब देखते हैं, यूएनसीसीडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 एंड इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एकदम सही स्टेटमेंट है ये। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, नहीं, इंडिया सिग्नेटरी है और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने प्लेजेस भी ली हुई हैं, हम अलग अलग प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं। जैसे डेजर्टिफिकेशन प्रोग्राम राजस्थान में चलाया हुआ है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। अगला क्वेश्चन है Which of the following statement are true regarding the impacts of land degradation? Land degradation क्या होता है कि जो हमारी भूमि है, सोइल जो है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है या उसमें कटाव होता है, यानी इरोजन, जिसको मृदा अपरदन बोलते हैं, या किसी भी वजह से उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि मृदा की गुणवत्ता में अगर किसी भी प्रकार की कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। तो इसी से रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं, हमसे पूछा है कि कौन सा सही है।
salinity, alkalinity of the soil are primarily caused by excessive rainfall and over irrigation. हाँ, ऐसा होता है, एक्सेसिव रेनफॉल अगर होगा या फिर ओवर इरिगेशन होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप नदन राजस्थान से हैं, आईसीएनपी जो है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसमें सिंचाई सुविधाएं भी हैं। इसमें ज्यादा सिंचाई होने की वजह से सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। किसकी समस्या हो गई है? सेम की समस्या। तो कैपिलरी एक्शन से लवण जो है यानी कि सॉल्ट है वो ऊपर आ जाता है, जिससे सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ओवर इरिगेशन से इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अगला है लैंड डिग्रेडेशन कैन लीड टू वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन एंड कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हाँ, ऐसा हो सकता है, सॉइल इरोजन भी हो सकता है वाटर से, वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, जैसे सेम की समस्या है वो वाटर लॉगिंग से ही होती है। कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लीचिंग की प्रोसेस से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज एफर्ट्स टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अभी हमने यूएनसीसीडी के बारे में पढ़ा था कि 1994 में ये ट्रीटी हुई। उसके बाद ये भी देखा कि ये ओनली लीगली बाइंडिंग है, इंडिया भी क्या है? इसका सिग्नेटरी है। तो इसी तरह हमने लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए क्या किया है? इंडिया इज कमिटेड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। एक तो हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्रोग्राम चला रहे हैं कि हम इसको न्यूट्रल बना देंगे, यानी कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट की न्यूट्रलिटी की बात करें, इसका मतलब है कि जितने फॉरेस्ट हमने कट किए उतने ही हमने और लगा दिए। इसी तरह जितनी लैंड डिग्रेड हुई है उतनी ही उसकी जो क्वालिटी है उसको रेप्लेनिश करना क्या कहलाता है? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। एंड रीस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। यानी कि जो हमारी लैंड है उसको हम हेक्टेयर्स में नापते हैं, एकड़ में भी नापते हैं। जो 4.7 एकड़ जो होती है वो हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये जो हेक्टेयर है इसमें 26 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको हम क्या कर लेंगे? वापस उसी पोजीशन में ले आएंगे जो पहले थी। ठीक है, क्या कर लेंगे? इसको रीस्टोर कर लेंगे। और ये टारगेट है कब तक का? 2030 तक। अब यहाँ पर इस तरह की जो स्टेटमेंट देंगे, ये 26 मिलियन हेक्टेयर है, यहाँ पर बहुत कम चेंजेस करते हैं। चेंजेस कहाँ करेंगे? यहाँ 2030 की जगह 2045 दे देंगे, तो फिर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज द नोडल मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द यूएनसीसीडी इन इंडिया। अब बात हम कर रहे हैं डेजर्टिफिकेशन की, तो हमारे दिमाग में ऐसे आता है कि शायद ये मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, यही नोडल होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये कि जो मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन में मिनिस्ट्री मिसमैच मिलती है। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सीसी, क्लाइमेट चेंज। तो ये मिनिस्ट्री है, रोंग दी हुई है, स्टेटमेंट रोंग है। ओनली वन आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है? एक होता है डिफोरेस्टेशन, एक होता है एफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन का
मतलब पेड़ों को और लगाना, और डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई करेंगे, सीधी सी बात है, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। तो डिफोरेस्टेशन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड, यानी कि फॉरेस्ट एरिया हैं, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको काट के क्या बना देना, नॉन फॉरेस्टेड। तो ये एकदम करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स 40% ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट कंपेयर टू ओनली 1% ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट अपना 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ है, 66.5 नॉर्थ और इतना ही साउथ। इससे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वाला ये जो एरिया है, टेम्परेट एरिया है, वहां पर होंगे ये वाले फॉरेस्ट। लेकिन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो कहाँ होंगे, नियर ट्रॉपिक्स, जिसमें इक्वेटर भी आएगी, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आएगी, और जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आएगी। ठीक है, तो यहां पर कॉमन सेंस है कि क्या टेम्परेट फॉरेस्ट है वो 40% क्लियर हुए होंगे, नहीं, उल्टा दिया हुआ है। यहां पर आएगा ट्रॉपिकल और यहां आएगा टेम्परेट, या फिर परसेंटेज चेंज कर ले, तो ये स्टेटमेंट रोंग है और ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following is are major consequence of deforestation? अभी अभी हमने देखा कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। विंड वेलोसिटी है वो उस एरिया में बढ़ जाएगी, ड्राइनेस है वो ज्यादा होगी, यानी कि ड्रॉट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फर्टिलिटी है सॉइल की, यानी कि उर्वरता वो कम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं एक करके कि इनहांस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। जब प्लांट्स बहुत ज्यादा होंगे तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है इसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनरेज से लाइट लेते हैं, और जो अपनी जड़ें होती हैं उनसे मिनरल्स लेते हैं, और फिर जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन सी जो गैस है वो कंज्यूम करते हैं, CO2, और रिलीज कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन होगा, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि रेस्पिरेशन में भी ऐसा ही होता है, प्लांट्स में नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन चाहे किसी भी लिविंग में हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन का इनटेक होगा और CO2 का आउटफ्लो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में याद रखना, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई भी एनिमल है, जब रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्लांट्स को काट ही देंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू रिमूवल ऑफ ट्रीज। ट्रीज का रिमूवल करेंगे, इरोजन बढ़ जाएगा और फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या आएगा, डिक्रीज। तीसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हाँ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, जो वहां पर एनिमल्स रह रहे हैं या इंसेक्ट्स रह रहे हैं उन प्लांट्स के आसपास, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 and 3, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है और यही हमारा आंसर था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
35 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम डे 33 में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।